अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैंने भी अभी ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी फ़िल्म के सेट पे हूँ और मैं कोई फ़िल्म देख रहा हूँ। लेकिन यकीन करें कि इस स्टोरी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि कैसे इंसान सब्र करना छोड़ देता है और सब्र ना करने का क्या अंजाम होता है और वो किन किन मुश्किलों से गुजरता है। और अल्लाह ताला ने आपके लिए कितना कुछ अच्छा लिखा होता है, मगर आप अपनी गलतियों की वजह से, अपनी जल्दबाजी की वजह से कितना कुछ लूज़ कर सकते हैं। इस कहानी में 3-4 कैरेक्टर हैं और बस ये 3-4 कैरेक्टर्स की कहानी है, लेकिन कहानी सुनने का आपको मज़ा बहुत आएगा। इस कहानी का पहला कैरेक्टर है शफीकुर रहमान। शफीकुर रहमान एक अरबपति है, अमेरिका में एक बिजनेसमैन है। उसका बहुत ही बड़ा बिजनेस है और बहुत ही मुल्कों में, बेशुमार मुल्कों में फैला हुआ है और शुमार मुल्कों में फैला हुआ है और वो ये बड़े सालों से वहाँ पे जॉब कर रहा है। शफीकुर रहमान बेसिकली शुरू से एक अरबपति इंसान नहीं था। शफीकुर रहमान एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक़ रखता था और यकदम उसका वीज़ा लगा अमेरिका का। आपको पता है कि पुराने ज़माने में जल्दी वीज़ा लग जाते थे लोगों का, एकदम से वीज़ा भी लग जाता था। तो उसका भी वीज़ा लग गया और शफीक साहब चले गए अमेरिका। अमेरिका में जब आपको पता है लोग जाते हैं तो उनको जॉब्स जो सी हैं वो इतनी को ख़ास नहीं मिलती, बड़े स्केल की नहीं मिलती हैं। छोटी छोटी जॉब्स मिलती हैं। कोई रेस्टोरेंट्स में जॉब करता है, कोई ड्राइवरी करता है, कोई सफाई का काम करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। यहाँ पे मैं आपको काटता जाऊँ कि शफीकुर रहमान जो है वो एक बिजनेसमैन है। आपको बताया कि एक अरबपति बिजनेसमैन है, मगर उसकी ज़िंदगी में खला है। वो बहुत सालों से परेशान है और वो एक शख्स को ढूंढ रहा है और उस शख्स का नाम है अहमद। वो अहमद को बहुत सालों से ढूंढ रहा है, लेकिन वो अहमद को मिल नहीं पा रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो अहमद को क्यों ढूंढ रहा है। बेसिकली अहमद की वजह से उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया और उसकी ज़िंदगी, उसकी जान बची है, बेसिकली ये कह सकते हैं। लेकिन अहमद उसको मिल नहीं पा रहा और वो बहुत सालों से कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी किसी से पूछता है, उसका पता पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसको अहमद नहीं मिल पा रहा। अब हम कहानी में आगे चलते हैं। ये जो शफीकुर रहमान है वो यहाँ तक उसको अहमद को ढूंढना चाह रहा है कि वो चाह रहा है कि यार चलो अहमद नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, मैं उसके किसी ख़ानदान के फ़र्द को मिल लूँ, उसके बेटे को, उसकी बीवी को, उसके बहन भाई या कोई भी मुझे मिल जाए तो मैं अपना जो उसकी तरफ से जो एहसान है मेरे ऊपर मैं वो चुका पाऊँ। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये हो पा रही है कि अहमद उसको मिल नहीं पा रहा। अभी हम कहानी पे पीछे वापस चलते हैं और देखते हैं कि शफीकुर रहमान साहब बेसिकली अमेरिका में क्या करते हैं। शफीकुर रहमान साहब एक बहुत ही मेहनती शख्स थे और वो अमेरिका में बहुत सी जॉब्स कर रहे थे। मल्टी टैलेंटेड आदमी थे और वो बर्गर शॉप में भी काम करते थे, वो वेटर का काम भी करते थे और वो कभी कभी अगर उनको काम नहीं मिलता तो वो बाथरूम भी साफ़ कर लेते थे। और मतलब उनकी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई वो नहीं था। वो एक नहायत ही डाउन टू अर्थ किस्म के बंदे थे, मेहनती बंदे थे और वो ये मेहनत करते जाते थे तसल्जुल के साथ। इस दौरान जो ये शफीकुर रहमान साहब हैं, ये अपने एक दोस्त के साथ कमरा शेयर करते थे और कमरा शेयर करने का सिलसिला कुछ यूँ था कि शफीकुर रहमान साहब की ड्यूटी जो थी वो रात को ख़त्म होती थी और शफीकुर रहमान साहब उस कमरे में जाके रात को सो जाते थे, जबकि उनके दोस्त की ड्यूटी रात को शुरू होती थी। मतलब वो एक छोटा सा कमरा था जहाँ पे वो रहते थे, 2 लड़के, और उन दोनों की ड्यूटीज़ कुछ इस किस्म की थी कि एक चला जाता था और एक आ जाता था। इस तरह करके वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शफीकुर रहमान साहब की जो रूटीन थी, उस रूटीन के अंदर अगर देखा जाए तो ये एक मशीनी रूटीन थी। लेकिन इस मशीनी रूटीन के अंदर शफीकुर रहमान साहब के ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे भी होते थे कि शफीकुर रहमान साहब रात को, आपको पता है कि अमेरिका में क्लब्स होते हैं, नाइट क्लब्स होते हैं, तो ये जो पाकिस्तानी हैं वहाँ जाते हैं, वो खुशी खुशी में वहाँ पे भी शौक के अंदर उन क्लब्स में भी जाना शुरू कर देते हैं। तो शफीकुर रहमान साहब उन क्लब्स का दौरा भी करने लग गए और वहाँ पे वो जाते थे, अपने दोस्तों के साथ चले जाते थे। इस तरह उनका थोड़ा सा कह लें कि ज़हनी सुकून मिल जाता था या आराम मिल जाता था। उनकी ज़िंदगी में यही इंजॉयमेंट थी कि वो कभी कभी क्लब्स का रुख कर लेते थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि क्लब्स जाते जाते उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्न आया कि उनकी ज़िंदगी इस मोड़ पर आ गई कि उनको शायद मौत को चुनना था। मतलब मौत उनका मुकद्दर बन चुकी थी। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये मैं आपको आगे बताने लगूँ। होता कुछ यूँ है कि शफीकुर रहमान साहब एक दिन क्लब से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि 2 ग्रुप्स आपस में बुरी तरह लड़ रहे हैं। तो शफीकुर रहमान साहब क्लब से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि 2 ग्रुप्स की आपस में लड़ाई हो रही है और गोरे और कालों के दरमियान अक्सर वहाँ पे लड़ाई चलती रहती है। तो वहाँ पे लड़ाई हो रही है और इस दौरान उस लड़ाई के अंदर एक लड़की भी थी और उस लड़की को गोली लग जाती है।
गोली लगती है। शफीकुर रहमान साहब उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको पता है कि उनके अंदर एक अच्छा इंसान तो मौजूद था। तो वो उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की उनके हाथों में दम तोड़ जाती है। तो रहमान साहब जब ये सिचुएशन देखते हैं तो वो डर जाते हैं। वो फ़ौरन उस लड़की की लाश को वहाँ पे छोड़ के भाग जाते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और आपको पता है वहाँ की पुलिस बहुत तेज़ होती है। और एक दिन ऐसा आता है कि शफीकुर रहमान साहब के दरवाजे तक पुलिस पहुँच जाती है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन कुछ इस किस्म की हुई होती है कि पुलिस जो सी है अपना केस जो सी है वो बिल्कुल शफीकुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ बनाती है और उन पर उस कत्ल का चार्ज लग जाता है। प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हो जाती है, ज़ाहिर बात है। कत्ल की सज़ा आपको पता है फांसी होती है। तो शफीकुर रहमान साहब एक तरह से देखा जाए तो अपनी सज़ाए मौत की तरफ जा रहे होते हैं। इनका केस जो जज साहब सुन रहे होते हैं और तकरीबन वो फैसला कर चुके होते हैं कि इनको सज़ा देंगे, उन जज साहब को किसी न किसी बीमारी की वजह से मेडिकल लीव पे जाना पड़ जाता है और उन जज साहब की जगह एक खातून जज वहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद ये केस जो है वो खातून जज सुनना शुरू करती हैं और इस केस में एक सनसनी केस मोड़ आ जाता है। एक दिन शफीकुर रहमान केस की हियरिंग के दौरान बिल्कुल ही दिल बर्दाश्त हो जाता है और सोचता है कि मैं जज साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे छोड़ दें। वो जज साहब से दरख्वास्त करता है और उनसे आके भीख मांगने लग जाता है कि जज साहब मैं पाकिस्तान से आया हूँ, बहुत गरीब इंसान हूँ, बड़ी मेहनत से यहाँ पर ज़िंदगी गुजारा था और मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। जज साहिबा जैसे ही इसकी बात सुनती कि तुम पाकिस्तान से आए हो तो वो कहती है कि तुम अहमद को जानते हो। शफीकुर रहमान साहब बड़ा हैरान होते हैं कि ये मेरा अहमद से क्या ताल्लुक। वो कहते हैं नहीं, मैं किसी अहमद को नहीं जानता। शफीकुर रहमान साहब अपने जहन पर बड़ा जोर देने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि शायद उनको अहमद याद आ जाए, उनके ख़ानदान में, उनके रिश्तेदारों में, उनके दोस्तों में, लेकिन उनको कोई भी इर्द गिर्द अहमद सुझाई नहीं देता। लेकिन जो जज साहब होते हैं वो उनसे, जज साहिबा जो सी होती हैं वो उनसे पूछती हैं कि भाई तुम्हें अहमद के बारे में पता है? तो शफीकुर रहमान साहब का कहना होता है कि नहीं मैडम, मुझे अहमद के बारे में नहीं पता। टर्निंग पॉइंट आता है और जज साहिबा केस में दिलचस्पी लेना शुरू करती हैं और वकीलों से कुछ ऐसे सवाल करती हैं जिसकी वजह से केस बिल्कुल खारिज हो जाता है, मतलब शफीकुर रहमान के ऊपर से हटना शुरू हो जाता है और 3-4 समातों के बाद शफीकुर रहमान साहब बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। ये एक बड़ा ही यूनिक सा वाक़या होता है। शफीकुर रहमान को कतई तौर पर समझ नहीं आती कि ये हुआ क्या। मैं तो सज़ाए मौत का कन्फर्म मुजरिम था और किस तरह मुझे एकदम से बेल मिल गई। शफीकुर रहमान साहब कुछ अरसे के बाद अपने एक दो दोस्तों को हमरा लेके जज साहिबा के घर मिठाई शिठाई लेके जाते हैं, जिस तरह हमारे घर पाकिस्तान में भी होता है। अगर किसी का कोई एहसान हो तो हम उसका एहसान का बदला चुकाने के लिए उसके घर मिठाई वगैरह लेके चले जाते हैं। वो जज साहिबा के घर मिठाई लेने चले जाते हैं और वहाँ जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, जज साहिबा बाहर आती हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं शफीकुर रहमान साहब और उनसे कहते हैं कि जी मुझे समझ नहीं आई कि आपने कैसे मुझे इस केस से बाइज़्ज़त बरी कर दिया। जज साहिबा उनको अंदर बुला लेती हैं और उनको बिठाती हैं और उनसे कहती हैं कि तो मैंने तुमसे पूछा था कि मुझे बताओ कि तुम्हें अहमद का पता है कि नहीं पता। वो कहते हैं कि तो तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें अहमद का नहीं पता। सीन कुछ ये है कि कुछ साल पहले जब मैं पढ़ रही थी वकालत, तो मेरे वालिद साहब को कैंसर डायग्नोज हो गया। उनको कैंसर डायग्नोज हुआ तो उनके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और एक दिन मैं अपने सारी ज्वेलरी सेल आउट करके गोल्ड स्मिथ की दुकान से अपनी सारी ज्वेलरी सेल आउट करके कैश लेके $75,000 टैक्सी में आ रही थी। मैं इतना परेशान थी और इतना दुखी थी अपने वाले साहब की तबीयत को लेके कि मैं टैक्सी से उतरी और वो $75,000 का बैग उस टैक्सी में ही भूल गई। जैसे ही मैं टैक्सी से उतरी तो टैक्सी आगे बढ़ गई तो मुझे अपनी गलती का अदराक हुआ और मैं सकते में चली गई क्योंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मेरे वालिद साहब बहुत क्रिटिकल थे और मेरे से वो बैग खो चुका था। मैंने उस शख्स को बहुत ढूंढना शुरू किया, अहमद को, जो कि टैक्सी ड्राइवर था। उनको उस वक्त नहीं पता था कि कौन शख्स है। अमूमन हमें टैक्सी ड्राइवर्स के नाम तो नहीं पता होते, लेकिन उन्होंने वो ढूंढने की कोशिश काफ़ी की। 3-4 दिन लगे, उनको अहमद नहीं मिला। दूसरी साइड पे जो टैक्सी ड्राइवर था वो भी मैडम को ढूंढ रहा था। ये कैसी बात है, वो मैडम को ढूंढ रहा था क्योंकि वो उनकी अमानत उनको वापस करना चाहता था। 3-4 दिन के बाद एनीवे ड्राइवर को मैडम मिल गई और ड्राइवर ने उनको उनका $75,000 का बैग वापस कर दिया। जब बैग मैडम को वापस मिला तो मैडम की हैरत की इंतहा नहीं रही कि तुम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो और तुमने मुझे $75,000 जो कि
आज के दौर में करोड़ों की मालियत रखते हैं, तो उन्होंने मुझे वापस कैसे कर दिया। तो वो बड़ा हैरान होती है और उनके इस इखलाक से बहुत मुतासर होती है अहमद साहब के। लेकिन अहमद साहब कहते हैं कि मेरा फ़र्ज़ था, ये मेरे पे हराम थे और मेरा इनसे कोई लेना देना था नहीं, ये आपके थे, ये आपकी अमानत थी और मेरी कोशिश थी कि ये अमानत आप तक पहुँचाऊँ, और मैंने पहुँचा दी। बहरहाल वो उनके उस हुस्न सलूक से बहुत इम्प्रेस होती है और उनको कुछ पैसे ऑफ़र करती हैं। लेकिन अहमद साहब वो पैसे लेने से भी इनकार कर देते हैं। बदले में अहमद साहब मैडम को कहते हैं कि मैडम, मेरी बस आपसे ये दरख्वास्त है कि आप ज़िंदगी में कभी भी मेरे किसी पाकिस्तानी भाई के लिए कुछ कर सकें तो उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, जब मुझे हक़ाइक़ का पता लगा, मैंने हक़ाइक़ पे नज़रसानी की, रोशनी डाली, तो मुझे पता लगा कि शफ़ीकुर रहमान तुम बेकसूर हो। तो मैंने उस अहमद के उस वादे जो उसने मेरे से लिया था उसको पूरा किया और तुम्हें ज़िंदगी बख्श दी। ना सिर्फ शफ़ीकुर रहमान को ज़िंदगी बख्शी मैडम ने, बल्कि शफ़ीकुर रहमान को $1,00,000 पुलिस से दिलवाया कि आप लोग हर्जाना देंगे, क्योंकि आपने शफ़ीकुर रहमान को ज़हनी तौर पे काफ़ी टॉर्चर किया है, क्योंकि उनका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वहाँ के पुलिस के महकमे ने शफ़ीकुर रहमान साहब को वो $1,00,000 पे किए थे। आपको पता है कि हमारे मुल्क में तो खैर ऐसा कोई सीन है नहीं, यहाँ पे तो पुलिस को देने पड़ते हैं पैसे सिर्फ एक FIR करवाने के लिए भी, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। शफ़ीकुर रहमान को $1,00,000 मिले। शफ़ीकुर रहमान ने उस $1,00,000 से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। अल्लाह ताला ने बरकत डाली। शफ़ीकुर रहमान करते 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 कई कंपनीज का मालिक बन गया और अरबपति बन गया। शफ़ीकुर रहमान जब अरबपति बन गया और इस मामले को भी काफ़ी साल गुजर गए, तो शफ़ीकुर रहमान ने सोचा कि ये जो मेरी कामयाबी है इसमें बहुत बड़ा हाथ अहमद का है, उस अहमद का जिसने जज साहिबा से वादा लिया और मेरी जान भिजवा ली। तो वो चाहते थे, शफ़ीकुर रहमान साहब ने फैसला किया कि मैं अपनी इस दौलत में से एक हिस्सा, एक शेयर अहमद को भी दूंगा। कहानी का अगला सिलसिला शुरू होता है अहमद की तलाश से। शफ़ीकुर रहमान साहब अपने सारे पैसों लेके, अपनी सारी ताकत, अपने सारे ताल्लुकात लेकर अहमद की तलाश शुरू कर देते हैं। शफ़ीकुर रहमान साहब को बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन वो अहमद को तलाश नहीं कर पाते। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अहमद मिले। अहमद ना सही तो उसकी फैमिली से कोई मिल जाए, अहमद ना सही तो उसका कोई वारिस मिल जाए जिसको मैं ये पैसे दूँ, उसकी मदद कर सकूँ, जिससे उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। शफ़ीकुर रहमान साहब को ये हरगिज़ नहीं पता था कि वो ज़िंदा है कि मर गया। काफ़ी साल गुजरने के बाद एक दिन शफ़ीकुर रहमान साहब का असिस्टेंट उनको फ़ोन करता है और बताता है कि शफ़ीक साहब, हमें अहमद मिल गया है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये सुनकर शफ़ीक साहब को गम भी होता है और एक तरह से खुशी भी होती है कि चलो कम अज़ कम मैं इतनी हैसियत रखता हूँ कि मैं उसको बचाने की कोशिश करूँगा। शफ़ीक साहब अस्पताल पहुँचते हैं, डॉक्टर से रब्ता करते हैं, अहमद से मिलते हैं, तो उनको पता लगता है कि अहमद साहब को चंद दिन पहले एक टैक्सी से, अब ये जो बात मैं कहने लगा हूँ ये आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अहमद साहब टैक्सी चलाते रहे और अहमद साहब 2 दिन पहले टैक्सी चलाते चलाते गन पॉइंट पे किसी से $500 छीन रहे थे और हाथापाई के दौरान अहमद साहब को गोली लग गई। या ये जो यहाँ पे जो पॉइंट है ये आप सबके लिए बहुत शॉकिंग होगा कि अहमद साहब जिन्होंने $75,000 का बैग 20-25 साल पहले एक औरत को वापस कर दिया, वो 20-25 साल के बाद $500 की चोरी कर रहा था और चोरी के दौरान उनको गोली लग गई। डॉक्टर से पूछने में पता लगा कि अहमद नहीं बचेगा, वो मरने वाला है। और ऐसा ही हुआ, 2 दिन के बाद अहमद मर गया। ये कहानी बड़े रोंगटे खड़े करने वाली है। शफ़ीक साहब जो थे उन्होंने इसकी केस की तहकीकात शुरू की, तो उनको पता लगा कि अहमद शदीद माली बुहरान का शिकार था और माली तंगी से गुजर रहा था और आखिरकार के उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा कि वो चोरी करे या डाका डाले या राहज़नी करे, और वो ये राहज़नी करते करते मौत को गले लगा गया। उसको गोली लग गई। उसने ज़िंदगी में काफ़ी सब्र किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके साथ जो करना था, अगर वो मज़ीद सब्र कर लेता, वो अजीब था, क्योंकि शफ़ीक साहब उसके लिए लाखों डॉलर लेके उसका इंतज़ार करते रहे, उसको ढूंढते रहे, लाखों डॉलर का इंतज़ार करते, और एंड उन्होंने उसको ढूंढ भी लिया। मतलब अगर अहमद 2 या 3 या 4 दिन और सब्र कर लेता तो वो लाखों डॉलर का मालिक होता।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो $500 के लिए मर गया। कहानी का जो लुबे लुभाव है या जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो, आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल पीपल के कई दफ़ा हम सब्र करते करते थक जाते हैं, जो कि गलत है। हमें सब्र करते करते थकना नहीं चाहिए, हमें सब्र करते रहना चाहिए, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच के रखा होता है। कहानी सिर्फ होती है कि आपने कहानी के एंड तक रहना है, कहानी के एंड तक खेलना है, जंग लड़नी है, सब्र करते रहना है, क्योंकि आपका रब किसी ना किसी पॉइंट पे आपकी मदद करने ज़रूर आएगा। वो पॉइंट जो उसने सोचा हुआ है कि आपके लिए सही है। आप उससे पहले अपने सब्र के बांध को टूटने मत दें, अपने सब्र के बांध को तबाह मत होने दें कि आप दुनिया में भी एक बुरी मिसाल बन जाए और आखिरत के लिए भी बुरी मिसाल बन जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।